नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे 23 की पिच 24 का लॉन्च पैड। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दूसरे चरण का जोर जो है शुरू हो चुका है। प्रदेश की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी चुनावी राज्यों में हार रही है, इसीलिए बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। उधर बीजेपी ने प्रदेश में परिवर्तन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे वादे हैं और घोषणाएं हैं। राष्ट्रवाद और धार्मिक मुद्दों की बाहर जनता के मूल मुद्दे कितने गायब हैं, ये आप नेताओं के भाषणों से समझ सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 23 की पिच पर 24 का लॉन्च पैड जनता को कितना लुभा पाएगा। शुरुआत करेंगे चर्चा की, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हम तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जिस लेवल पे वो बात करते हैं तो पहले वो जवाब तो दे दें कि वहाँ पर क्या किया इन्होंने, जहाँ इनकी स्टेट्स में इनकी सरकारें चली और क्या हाल हो रहा है इनके राज्यों का। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके सारे अपने राज्य खोती जा रही है। क्या हुआ हिमाचल में, क्या हुआ कर्नाटक में, और अब क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। सबके सामने एक एक होकर सब इनके राज्य जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस है और दोबारा रिपीट कर रही है, तो वही घिसी पिटी बात है। अभी राहुल गांधी कहाँ कहाँ गए थे, कितने राज्यों में हारे। पूरा देश राहुल गांधी की वजह से हार गए। तो क्या राहुल गांधी के लिए यही टिप्पणी कर पाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जाने से अगर एक आध राज्य गया तो 20 राज्य आए भी हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के आने से तो सब कुछ गया ही गया है। पहले अपना घर संभालिए। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी और भूपेंद्र नाग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में। सबसे पहले कौशल जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहले चरण का मतदान हो गया, बहुत अच्छे से मतदान हुआ। अब दूसरे चरण की तैयारियों में भी दोनों पार्टियां जो है जुट चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दूसरे चरण की तैयारी में जुट चुकी है और लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी हमें देखने को मिल रहा है। आज भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह का दौरा हमने देखा। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, दावे वादे कर रहे हैं, ये दावे वादे क्या जनता को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करते हैं तो कितना प्रभावित करते हैं? देखिए अस्मिता जी, जैसा आपका टॉपिक है 23 की पिच पर 24 की तैयारी, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र लॉन्च हुआ तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से इसको लॉन्च किया कि चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, लेकिन वो मोदी की गारंटी के ऐसे चुनाव अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। इसके पहले भी जितने बार भी उनके जो प्रदेश प्रभारी जितने भी रहे, इसके पहले वो माथुर जी पहले, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं जो ये साफ बात दिखती है कि जिस तरह घोषणा पत्र लाया और जब अमित शाह जी ने कहा कि हम धान का 3100 रुपए देंगे, तो सवाल भी आया था कि क्योंकि एमएसपी तो केंद्र का विषय होता है, तो क्या ये केंद्र सरकार भी जारी करेगी। तो उन्होंने हिंट किया है कि इस तरह की चीजें हो सकती है। तो निश्चित तौर पर जो घोषणा पत्र में जिन बातों को शामिल किया गया, हो सकता है 2024 के जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें घोषणा पत्र के जो बिंदु छत्तीसगढ़ में जारी किए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको जारी किया जा सकता है। तो जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है, सभी सांसदों का दौरा हो रहा है, अमित शाह खुद कई बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री का भी लगातार दौरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उनका जो टारगेट है, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो टारगेट पे रखे हैं। और जिस तरह की भी घोषणाएं दोनों ही दलों ने लोक लुभावन घोषणाएं की है, धान को लेकर, किसान को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, इवन जो गैस सिलेंडर को लेकर जो महंगाई सबसे ज्यादा राजनीतिक हावी होती थी कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, उस पर भी दोनों ही दलों ने अपनी बात रखी है। तो निश्चित तौर पर जो दावे और जो वादे हैं, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 17 को होना है। तो जिस तरह की जो बातें घोषणा पत्र के जो 20 बिंदु कांग्रेस ने जारी किए, उसके 17 पॉइंट तो अलग अलग सभाओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल घोषित कर चुके थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आई तो उन्होंने भी लगभग 20 से
बिंदु जारी किए हैं, लेकिन उनके बारे में तभी पता चला लोगों को जब वो घोषणा पत्र लॉन्च कर दिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े से वो पिछड़ गए घोषणा पत्र लॉन्च करने में। लेकिन जिस तरह अब जो चुनाव है, क्योंकि दोनों दलों के पास पर्याप्त समय अब नहीं बचा है, तो लोगों के बीच अपनी जो बातें हैं, जो घोषणाएं हैं, लोगों के लिए जो जनहितैषी बातें उन्होंने रखी है, वो कौन सा जनप्रतिनिधि कितनी अच्छी से लोगों को पहुंचा पाएगा, यही ज्यादा मायने रखेगा कि जो 17 के जो वोटिंग है वो किसकी ओर रुझान देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ भूपेंद्र नाग जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, लगातार देखा जा रहा है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री के भी कई बार दौरे हो चुके हैं, लेकिन इन सभी दौरों के बीच एक बात काफ़ी ज़्यादा कॉमन मुझे लगी है कि जब भी आपके कोई बड़े नेता बात करते हैं तो वो नेशनल इश्यूज़ को ज़्यादा लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत होती है बजाय छत्तीसगढ़ के लोकल मुद्दों की। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उनके माध्यम से जो किए गए विकास कार्य, जो इसका लाभ छत्तीसगढ़ में मिला है, उसे जनता को बताना, उनको समझाना बहुत आवश्यक है। इसलिए वे सारे विषय आते हैं, क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में वो चाहे नल जल से जुड़ा विषय हो या आवास से जुड़ा विषय हो, उसको निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं अपना काम बताकर एक गुमराह करने का काम जो है आम जनता को कर रहे होते हैं। इस हेतु लगातार उन सारी योजनाओं के बारे में, जो ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को सीधे तौर पर मिल रहा है, उन सब के बारे में जानकारी देना और ये केंद्र की योजना है, ये सारी चीजों को बताना जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है भूपेंद्र जी कि लोकल मुद्दों की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के अपने विषय है, अपने मुद्दे हैं, और जब कोई बड़ा नेता आता है तो उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमारा नेता जो है हमारे मुद्दों पर बात करे। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दे तो अच्छे हैं, डेवलपमेंट उसमें भी है, मगर राष्ट्रीय मुद्दों के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी लोकल मुद्दों को खो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, लोकल मुद्दों पे भी बिल्कुल पर्याप्त कहना चाहिए। जो फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व का रहता है, हमने यहाँ के एजुकेशन से लेके यहाँ के स्वास्थ्य से लेके और छत्तीसगढ़ के सड़क, बिजली, पानी, सारे विषयों पर जो लोकल विषय है यहाँ के, उस पर बात की है हमने। बस्तर के उस एजुकेशन हब जो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो बना था, हम उसकी भी बात करते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस ने केवल एक आत्मानंद विद्यालय का एक प्लेट लगाकर उसे हमने स्कूल बनवा दिया, ऐसे कहने की जो बातें करते हैं, उस पर भी हम स्पष्ट करने का प्रयास जो जनता के मध्य करते हैं। ठीक है, अभी तो देखना होगा। रुपेश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। रुपेश जी, लगातार आपकी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जो है अब घबरा गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुमत से आपकी सरकार बनेगी, ऐसा दावा आपकी पार्टी कर रही है, और उसी डर से जो है ईडी सीबीआई की मदद से आपके नेताओं पर जो है छापेमार की कार्रवाई हो रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ईडी सीबीआई तो केंद्रीय एजेंसियां है, उन पर सरकार का दबाव थोड़ा ना होता है। अस्मिता जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, भाजपा केंद्र में 10 साल से राजनीति कर रही है, सत्ता में है, उसके बाद इन्होंने ना महंगाई को नियंत्रित कर पाए, ना बेरोजगारी दर, इन्होंने जो 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उसमें लगातार असफल रही है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जनता ने नकारा, और छत्तीसगढ़ में लगातार अमित शाह जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद भी इन्होंने ऐसी कोई योजना छत्तीसगढ़ के लिए लागू नहीं की। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है स्मिता जी कि ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी में 3100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात की है, लेकिन जैसे ही घोषणा पत्र जारी होता है और नरेंद्र मोदी जी द्रुप में सभा में संबोधित करते हैं, उन्होंने इस गारंटी के बारे में किसी भी एक शब्द भी नहीं बोला, और वो अपनी गारंटी को स्वयं गारंटी के रूप में प्रमाणित नहीं किया। ये भाजपा का सिर्फ भ्रम फैलाने वाला और ठग जो आम जनता के साथ करते रहे हैं। जिस प्रकार से महंगाई नरेंद्र मोदी जी ने या भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल के महिलाओं को 500 रुपए देने की, गैस की सब्सिडी देने की बात की है, जबकि कांग्रेस ने सभी महिलाओं को सब्सिडी देने की बात की है 500 रुपए की। ये अंतर भाजपा और कांग्रेस में है। भाजपा अमीर और गरीब के बीच में एक दीवार खड़ी करती है और कांग्रेस सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य करती है। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को ठगा गया, छत्तीसगढ़ के साथ इन्होंने छल किया, उसकी सजा इनको तो आने वाले चुनाव में पहले चरण में मिल चुका है और 17 तारीख को फिर से मिलेगा। लेकिन 2024 के बारे में बताना चाहता हूं कि 2024 की लोकसभा चुनाव में भी
जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित मन से कार्य कर रही है। ठीक है रुपेश जी, ईडी सीबीआई को लेकर आपने जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी द्वारा जो है ये काम करवाया जा रहा है? आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं थे। निश्चित अस्मिता जी, मैं बात समझ रहा हूं। देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठी, भाजपा, ठीक है, सीबीआई जितने भी कार्रवाइयां सिर्फ विपक्षी दलों के लिए वो सर्वविदित है, और उसके बाद जितनी भी कार्रवाई होती है, यदि वो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा में शामिल होने के बाद। ठीक है रुपेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मगर आपकी बात को मैं समझ पा रही हूँ। उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी मैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता से। भूपेंद्र जी, आपने सुना रुपेश जी को, तमाम बातें उन्होंने कही, आपको कोई जवाब देना है इन सभी बातों का? एक बात मुझे कहना है, जब भी कहना कि ये कांग्रेस सरकार जब से आई है तो भ्रष्टाचार की बारात जो ये लेकर आए हैं, और उससे जब स्वतंत्र जांच एजेंसियां जांच करके कुछ उसमें पाती है और जांच को आगे बढ़ाती है, फिर उसमें गिरफ्तारियां होती है, उसके बावजूद जो है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि वो गलत हुआ है। हमने ये मामले लगातार हमने देखे हैं। पीएससी के विषय को भी यदि हम इसके साथ इस महादेव ऐप वाले विषय के साथ साथ पीएससी के मामले को भी उठाए तो आज तक मानने को तैयार ही नहीं थी कि भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो जाके माननीय उच्च न्यायालय ने जब कहना चाहिए बीच में हस्तक्षेप किया, तब जाकर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इसमें जांच की आवश्यकता है। तो उससे पहले तो उस भ्रष्टाचार को भी नहीं मान रहे थे। लगातार भ्रष्टाचार ठीक है भूपेंद्र जी, महादेव ऐप का आपने जिक्र किया, ठीक है, महादेव ऐप संचालित संलिप्त तो केंद्र सरकार से भी उसका कनेक्शन तो कहीं केंद्र सरकार की परमिशन होगी तभी वो ऐप आएगा। तो अभी आपकी पार्टी ने वो बंद किया, इतने सालों से, इतने समय से क्या हो रहा था? केंद्र सरकार चाहती तो उस ऐप पे पहले ही बैन लगा सकती थी। क्या आप इंतजार कर रहे थे चुनाव का? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस विषय पे, ये विषय जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई से यदि निकलता है और इस ओर जो है लगातार उस समय तात्कालिक जो एसपी थे उनके माध्यम से जब ये रिक्वेस्ट जा रहा होता है छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल जी, उनके पास, उस प्रकार से उस समय जो गतिविधियां करती हैं और कुछ जो जो उजागर मैंने रुपेश जी निवेदन हमें आपके बीच में नहीं बोला था, निवेदन दिया। सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में गतिविधियां करती हैं वो निश्चित ही इशारा देती है कि किसी न किसी प्रकार का जो है हस्तक्षेप इस सरकार का संरक्षण जो इस महादेव ऐप वालों के साथ रहा है। ठीक है, तो आपकी सरकार भी तो केंद्र में है ना सर? प्रधानमंत्री चाहते, केंद्र में बैठी सरकार चाहती तो पहले ही ये जांच का विषय था, पहले ही जांच करके इस ऐप को बंद करवाया जा सकता था, बैन करवाया जा सकता था। इतना समय क्यों लगा? वही तो सवाल है। ये मैं ये बताना चाहता हूँ, हम यदि कहना चाहिए किसी विषय पर हमको संज्ञान में वो विषय जब आए तब जाकर उस विषय गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। और साधकीकरण करने वाला जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आपने सरकार और शराब को पूर्ण बंदी करने का हाथ में गंगा जल रख के कसम खाने वाले इस बात को नहीं बोले तो ठीक है, स्वीकृति देकर के स्वतंत्रता दे रखी है। और उसके बाद जो आपके आबकारी मंत्री हैं वो सड़क पर आके बोलेंगे हम नहीं करना है, आपको जो करना है को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है रुपेश जी, आपकी पार्टी से बार बार नेताओं के इस प्रकार से भाषण सामने निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं डर गई है। जिस प्रकार से हमने कर्नाटक और हिमाचल में परिणाम देखे, तो आपका कहना है कि बीजेपी के मन में डर है, इसीलिए वो जो है अपना रूट डाइवर्ट कर रही है। बात करें आपकी पार्टी की, तो देश के कितने राज्यों में आपकी सरकार है और बीजेपी की कितनी सरकार है? डरने की तो आपको जरूरत है। अस्मिता जी, कांग्रेस के नेता जब भी भाजपा के कुशासन का या भाजपा के द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस का प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से जवाब देने के लिए तत्पर है। और तो और जिस प्रकार से भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कलंकित किया, नेताओं को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया, उसके कारण भाजपा की स्थिति है। यदि भाजपा चाहती तो जिस प्रकार के जुआ सट्टा के जो ऐप हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के अधीन होती है। नाम तो आपके मुख्यमंत्री का भी उसमें आ रहा है ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना चले केंद्र ने इस और ध्यान नहीं दिया, मगर नाम तो भूपेश बघेल से जुड़ा है पूरा ऐप का। देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे ही मामला संज्ञान में आया
तत्काल रूप से कार्रवाई करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिया। और तो और छत्तीसगढ़ में किसी भी आपराधिक संस्था को या किसी भी आपराधिक कृत्य को सरकार का संरक्षण नहीं है, तत्काल कार्रवाई करती है। और उसके बाद भाजपा के लोग ईडी और आईटी बेच करके उसमें श्रेय की राजनीति करने का ठीक है, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी जुड़े हैं, उनसे एक सवाल करना चाहूंगी। कौशल जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना और एक और कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रही है। 70 सीटों पर अब चुनाव होने 17 तारीख को और कांग्रेस के नेता जो है दावे कर रहे हैं कि 60 से 65 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है या मॉरल पॉलिटिक्स है? कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन की कि भारतीय जनता पार्टी में पटाखे तक फूट गया प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तो कहीं न कहीं ये एक मानसिक रूप से मजबूती के दिखाने के लिए और लोगों के बीच ये बताने की कोशिश होती है कि हम पहले चरण के मतदान के बाद इतने आश्वस्त है कि हमारी सरकार आ रही है, जबकि अभी 70 सीटों पर वोटिंग बची है। तो कहीं न कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति जिसको माना जा सकता है कि दावे प्रतिदावे अलग होते हैं, लेकिन जब तक वोटिंग ना पड़ जाए, जितने वोटिंग का परसेंटेज सामने ना आ जाए, रुझान सामने ना जाए, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस जो है 71 सीटों के साथ एक तरफा बहुमत में है और सरकार में है, लेकिन अभी के जो चुनाव है बिल्कुल अलग है। लगातार आप देखेंगे 15 साल और 5 साल के जो कार्यकाल उनकी तुलना हो रही है, उसके अलावा जो करप्शन को लेकर जिस तरह से चार्जेस हो रहे हैं, उसके अलावा जो मोदी सरकार की जो गारंटी है उसको लेकर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लगातार झूठे वादा कर रही, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये तय करने की कोई स्थिति में निश्चित तौर पर आ गई है कि अब किसके साथ जाना है, क्योंकि उन्होंने 15 साल का कार्यकाल भी देखा है और 5 साल का कांग्रेस का सरकार का कार्यकाल भी देखा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो 17 तारीख का जब वोटिंग शुरू होगी और जब रुझान धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और शाम 5 बजे तक क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ही कह पाना संभव होगा कि किसके खाते में जीत की जो चीज है वो कौशल जी, और ये देखना भी खास होगा कि क्या ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये भी परिणाम के दिन ही साफ होगा, क्योंकि पार्टी तो यहाँ पर बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है। भूपेंद्र जी, ईडी को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी, कितना अजीब लगता है ये सुनने में कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई नेता है उस पर जो है ईडी के छापे पड़ रहे हैं और फिर वही नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो फिर उस पर इस प्रकार की कोई खबरें सुनने को नहीं मिलती है। अजीब नहीं लगता आपको ये सुनने में कि अगर वो कांग्रेस पर है तो ईडी की रडार है उस पर, और जैसे ही वो बीजेपी में आता है तो एकदम शांत हो जाता है माहौल? देखिए, जिसके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत यदि है तो उसकी कार्रवाई के लिए दिशा आगे बढ़ती है। जिसके लिए यदि सबूत वैसे है ही नहीं, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, उसके ऊपर कार्रवाई आगे की ही नहीं जा सकती। अब निश्चित रूप से अभी जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं उन पे लगातार कहीं ना कहीं सबूत प्राप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ईडी उस दिशा में बढ़ रही है। अब क्योंकि ईडी कांग्रेस के नेता ही क्यों, जितने अगर इसका परसेंटेज भी निकालें तो ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं पर ही ईडी, आईडी, सीबीआई की रडार पड़ रही है, उनके घर ही छापे पड़ रहे हैं। आपकी पार्टी में सारे नेता दूध के धुले हैं क्या? कांग्रेस पार्टी जिस भी राज्य में सरकार में आती है वहां पे निश्चित ही भ्रष्टाचार बढ़ता है, वहां पे करप्शन रेट बढ़ता है, वहां पे कहना चाहिए कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, और ये हम लोग छत्तीसगढ़ में 5 सालों में क्या आप ये कहना चाह रहे हैं 15 साल से आपकी सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं था, सब कुछ सही था, इसीलिए आपको जनता ने नकार दिया? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इसमें से कहना चाहिए 2014 से पूर्व जब केंद्र में यदि कांग्रेस थी तो जैसा कि दुरुपयोग की बात करते हैं, यदि ऐसा कुछ भ्रष्टाचार उस समय होता तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कर सकते थे जांच का विषय, और ना ही ऐसे कुछ मुद्दे उनके माध्यम से उठाए गए भ्रष्टाचार से जुड़े हुए। बहुत अच्छा सवाल, रुपेश जी से जवाब लेना चाहेंगे। जी रुपेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है ईडी की कार्रवाई, आईटी की कार्रवाई के संबंध में। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा इसकी जांच कराई जाए। उस मामले में केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार चुप बैठी है। इस प्रकार से इनका दोहरा चरित्र है, और जिस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई प्रारंभ करती है, अभी चावल घोटाले की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, चावल घोटाले की जांच छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले कर दी थी और उसके बाद उनमें दोषियों पर कार्रवाई हुई, दुकानें सस्पेंड हुई, उसमें केंद्रीय एजेंसी को भेज करके छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की साजिश केंद्र सरकार की रहती है। यदि केंद्र सरकार में थोड़ा भी साहस हो, नैतिकता हो,
तो नान घोटाले की ठीक है जांच रुपेश जी, कराने का आखिरी आदेश कर सवाल दें। आपसे करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी बहुत ही शॉर्ट में आप इसका जवाब दें। रुपेश जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद बड़ी ही एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दौरे करते हैं और उनके दौरों में लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी जुटती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं एज ए नेता। उनका बहुत ही प्रभावी, हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी छवि है उनकी। तो आपकी पार्टी को ये कितना चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि लगातार 7 तारीख को भी हमने देखा काफी अच्छा रिस्पांस रहा उनके दौरे का। तो कांग्रेस की अब क्या रणनीति होगी दूसरे चरण में? तो शॉर्ट में इसका आंसर दे दीजिए फिर हम। कांग्रेस आयातित भीड़ नहीं लाती। जिस प्रकार से ये पैसे दे करके भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये भाजपा का चाल चक्र चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी यदि छत्तीसगढ़ के में जानते हैं या केंद्रीय मंत्री जितने भी आए, उसके बाद उनके द्वारा कोई भी केंद्रीय योजना का सौगात छत्तीसगढ़ को ना दे करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अपने पूर्वाग्रह के साथ साथ पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई है। अमित शाह जी आते हैं, लगातार आए, उसके बाद नक्सली मामले पर उन्होंने भूपेंद्र जी, अब आपकी क्या रणनीति है दूसरे चरण को लेकर? फिर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। 30 सेकंड का समय जी। जी, पहले चरण के जो अभी कहना चाहिए मतदान हुए हैं, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा जो है कार्यकर्ताओं में है और शेष जो दूसरी चरण में जहाँ पे चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता जो है कार्य कर रहे हैं। और इस बार जो है जो 5 वर्ष का कार्यकाल जो कांग्रेस का रहा है उसको और उसके भ्रष्टाचार को हम जनता तक लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही 15 वर्ष के जो भारतीय जनता पार्टी की जो भूपेंद्र जी, रुपेश जी, अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता जो है किन मुद्दों पर आपको वोट देती है और आपकी क्या कुछ रिजल्ट्स होंगे, वो तो अब 3 तारीख को ही सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का चुनाव होना है। 17 तारीख को उसकी वोटिंग है। पहले चरण में जो है काफी अच्छा रिस्पांस रहा, जनता ने भी जो है बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब जो है सबकी नजर दूसरे चरण पे, क्योंकि 70 सीटों पर अब चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो है 70 में से 65 सीटें हमारे खाते में आने वाली है, तो बीजेपी भी जो है दावा यहाँ पर बड़ा कर रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा आने वाली 3 तारीख को ही कि जनता जो है किसके साथ जाती है, जनता जो है किसको जीत का ताज पहनाती है। ये तो अब देखने आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।